नमः संस्कृताय विद्यार्थियों, नमः संस्कृताय प्यारे बच्चों। आज हम एक अलग ही कुछ टॉपिक पढ़ रहे हैं। हमने संधि का जो टॉपिक पढ़ा है, उस संधि के टॉपिक में हमारी एक संधि पूरी हो चुकी है और उस संधि का नाम था स्वर संधि। तो हम इस स्वर संधि की हमने जो 7 भेद पढ़े हैं, दीर्घ स्वर संधि, यण स्वर संधि, गुण स्वर संधि थी, गुण के बाद में ये अयादि स्वर संधि थी, वृद्धि स्वर संधि थी, पूर्व रूप और पर रूप स्वर संधि थी। हमने इन 7 संधियों को अलग अलग पढ़ा, तब ये संधि हमारे बिल्कुल लगभग समझ में आ रही थी। लेकिन जैसे अगर इन 7 का एक साथ अगर हम टेस्ट लेते हैं या 7 को एक साथ हम समझना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूज की स्थिति पैदा होती है, निश्चित सी बात है। अब हम इतने संधियों के जो नियम हमने पढ़े हैं, इतनी परिभाषा लंबी चौड़ी पढ़ी, हम इतने सूत्र पढ़े हैं, इतने उदाहरण पढ़े हैं, इन सबको हम एक साथ जो 7 भेद थे, जो 7 चक्रव्यूह के जो घेरे थे, इन घेरों में हम किस प्रकार से प्रवेश करते हैं और इन 7 घेरों को हम तोड़ करके कैसे बाहर निकलते हैं, ये एक संधि चक्रव्यूह है जिसमें भेद कितने हैं? पूरे 7 भेद। हम 7 भेदों के अंदर जाएंगे, उनको तोड़ेंगे, उनको हराएंगे और आराम से बिना किसी नुकसान के हम बाहर निकल के आ सकते हैं। अर्थात हमारे जो 7 भेद हैं वो हमारे समझ में आएंगे, निश्चित सी बात है ये। तो देखिए, पहली चीज, हमें इतने लंबे उदाहरण याद नहीं करने हैं। उदाहरण तो इतने हैं, इतने उदाहरण हैं, हम कितने उदाहरण याद करेंगे? बहुत ज़्यादा उदाहरण हैं। हमें इन संधियों के नियम, इनके सूत्र और किस प्रकार से सूत्रों को जमाया जाता है, यह हमें अनुभव करना है, यह हमें सीखना है, इसका भी मालूम करना है। तो हम पहले चीज संधि थी कि हम संधि किसे कहते हैं, संधि क्या चीज़ है। हम शुरू से आते हैं, जड़ से हम पढ़ते हैं वापस एक बार। तो संधि क्या चीज है? संधि 2 वर्णों का मेल है। विशेष तौर से ध्यान रखना है, संधि शब्दों का मेल नहीं है, संधि वर्णों का मेल है। 2 वर्णों के मिलने पर जो परिवर्तन होता है, जो बदलाव आता है, जो चेंजिंग होती है, जो नया परिवर्तन होता है, वह संधि कहलाती है। जब 2 वर्ण मिलते हैं तो 2 वर्णों को मिलने पर जो परिवर्तन आता है वह संधि कहलाती है। ध्यान रखना है, वर्ण मिलते हैं न कि शब्द मिलते हैं। शब्दों के मिलने पर बनता है समास और वर्णों के मिलने पर बनती है संधि। जब 2 वर्ण आपस में नजदीक आएंगे तो कुछ न कुछ परिवर्तन होगा, उसे हम संधि कहेंगे। अब आई कि संधि होती कितनी है? हमारी संधि, निश्चित सी बात है, 3 प्रकार की संधियों को हमारे कोर्स में डाला गया है। संधियां 3 प्रकार की बताई है। तो इन संधियों के जो प्रकार हैं, उनमें सबसे पहले जो संधि आती है वो है स्वर संधि। स्वर संधि के बाद हम अगली संधि पढ़ेंगे, वो होगी व्यंजन संधि, और तीसरी होती है विसर्ग संधि। हमने स्वर संधि पढ़ी है, स्वर संधि के भेदों के बारे में अध्ययन किया है। तो पहले चीज तो ये है कि स्वर संधि किसे कहते हैं। हमें, क्योंकि हमारी जो परीक्षा में, एग्जाम में, या हम विशेष लिखेंगे किसी भी गद्य पद्य का, तो हमारे पास में लिखा हुआ नहीं होगा कि ये आपके स्वर संधि आई है, ये आपके व्यंजन संधि आई है, या तो आपके विसर्ग संधि आई है। हमें उन संधियों में से पहचानना है कौन सी स्वर है, कौन सी व्यंजन है, कौन सी विसर्ग है। अब स्वर में स्वर संधि है तो स्वर का कौन सा भेद है, अगर व्यंजन में व्यंजन संधि है तो व्यंजन का कौन सा भेद है, और यदि विसर्ग संधि है तो विसर्ग का कौन सा भेद है। इतना लंबा चौड़ा इस संधियों का परिवार है। हम इनको पहचानने में कभी भी गलती कर सकते हैं, लेकिन पहचानने में गलती नहीं करें, इसके लिए एक विशेष फॉर्मूला हमने तैयार किया है। बहुत ही अच्छी चीज़ है वैसे आपके समझने के लिए। और एक मानो तो आप स्वर संधि का निचोड़, जिसे हम बोलते हैं स्वर संधि का रस बोलते हैं, स्वर संधि का वो रस इस प्रकार से ये बनाया गया है। बहुत अच्छी चीज़ है ये। तो पहली चीज़ का स्वर संधि क्या है? स्वर के बाद स्वर आने पर, स्वर के बाद स्वर आने पर होने वाला परिवर्तन। पहला वर्ण कौन सा हो? स्वर वर्ण। दूसरा वर्ण जो परवर्ण है वो कौन सा हो? स्वर वर्ण। तो दोनों स्वरों के मिलने पर जो परिवर्तन होता है उसे कहते हैं स्वर संधि।
मतलब एक संधि में दो पद होते हैं, पहले वाला पद होता है पूर्व पद और बाद वाला होता है पर पद। तो पूर्व पद में क्या होना चाहिए? स्वर। पर में क्या होना चाहिए? स्वर। दोनों तरफ स्वर होंगे तो संधि कौन सी होगी? स्वर संधि। ये नहीं अगर पहले आपको हलंत दिख रहा है अर्थात पूर्व पद में हलंत दिख रहा है तो व्यंजन संधि नहीं हो सकती। और मान लो पूर्व पद में स्वर है लेकिन पर पद में अगर हलंत है तो व्यंजन संधि नहीं हो सकती, ये स्वर संधि नहीं हो सकती। स्वर संधि होने के लिए उसकी शर्त है दोनों तरफ क्या होने चाहिए? स्वर होने चाहिए। अगर दोनों तरफ स्वर होंगे तो ही स्वर संधि होगी। समझ में आ गई बिल्कुल बात? स्वर संधि, स्वर संधि क्या है? जब दोनों तरफ स्वर वर्ण हो तो उन स्वरों को मिलाने पर जो परिवर्तन आता है, जो बदलाव होता है, वह स्वर संधि कहलाती है। अब आगे हम स्वर संधि पहचान गए। स्वर संधि की जैसे हमने लिया हिम धन आले, हिम के मैं में ए होता है, आले के आ में आ होता है, संधि बनती हिमालय। हमने पढ़ी इति धन आदय है, इति धन आदय में इति में जो ती है पूर्व वर्ण में ती है, उस ती में से हमने ई निकाला, आदय में से हमने आ निकाला, तो ई और आ मिलकर के यहाँ परिवर्तन, मतलब दोनों तरफ आएंगे स्वर, चाहे वो आयादी हो, चाहे वो वृद्धि हो, चाहे वो यण हो, कोई भी संधि हो, दोनों तरफ आएंगे उसमें स्वर। स्वर आने के बाद में परिवर्तन होता है, स्वर संधि कहलाती है। अब हम आते हैं स्वर संधि का जो पहला भेद है उसको हम ध्यान से पढ़ते हैं। हमें सूत्र, इन सातों संधियों के सूत्रों को दिमाग के अंदर बैठा देना है। हमें सूत्र याद होंगे, लंबी चौड़ी परिभाषा याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रत्येक संधि का जब हम संधि पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा कि प्रत्येक संधि के नाम में उसकी परिभाषा, प्रत्येक संधि के नाम में उस संधि की परिभाषा दी हुई है, और सूत्र अगर हम समझेंगे तो आराम से सूत्र के द्वारा हम उसकी परिभाषा को समझ सकते हैं। तो देखिए हम सबसे पहले जो संधि पढ़ेंगे वो संधि है दीर्घ स्वर संधि। सबसे पहली संधि कौन सी है? दीर्घ स्वर संधि। देखो विद्यार्थियों, आपको जो ये सामने चार्ट दिखा रहा है इसका आपको स्क्रीनशॉट जरूर लेना है, क्योंकि स्क्रीनशॉट इसकी काम की चीज है, आपको कॉपी में करना है, स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना साथ के साथ। और अगर आप नहीं ले सको तो आप फोन करके स्क्रीनशॉट प्राप्त कर सकते हैं। तो हम पढ़ते हैं स्वर संधि, और स्वर संधि का जो हम स्वर संधि पढ़ रहे हैं, इस स्वर संधि का पहला भेद हमने ले लिया यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि। कौन सा है? दीर्घ स्वर संधि। अब देखिए दीर्घ स्वर संधि जो है उसका सूत्र क्या होगा? पहले नाम ही क्या है? जैसे हम परीक्षा में देखते हैं यहाँ कंफ्यूज होने की स्थिति होती है, तो देखना जरूर है कि दीर्घ स्वर संधि क्यों है। इसका नाम क्या है? दीर्घ स्वर संधि। तो दीर्घ स्वर संधि का मतलब जो स्वर आएगा वो क्या होगा? दीर्घ होगा। आएगा स्वर, ये थोड़ी दो वर्णों को मिलाने पर व्यंजन आ जाएगा, दो वर्णों को मिलाने पर क्या आएगा? स्वर। वो स्वर कैसा होगा? दीर्घ। बिल्कुल आई समझ में बात? जो स्वर आएगा वो स्वर कैसा होगा? दीर्घ। अब ये आप मन में सोचिए कि दीर्घ स्वर है कितने? दीर्घ स्वर है कितने? तो दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 4 है। कितनी है? 4। हम ली को भी शामिल लेते हैं। तो देखो पहला ली और ली मिलाने पर जैसे दीर्घ स्वर की संख्या 4 होती है। अब हम समझते हैं कैसे। पहले दीर्घ स्वर कौन सा होता है? आ। जो दीर्घ आ होता है वो दीर्घ स्वर है। दीर्घ ई जिसे बोलते हैं बड़ी ई, वो दीर्घ ई दीर्घ स्वर होता है। जो बड़ा ऊ आता है, जो दीर्घ ऊ आता है वो दीर्घ स्वर है। और री जो होता है वो बड़ा होता है, वो दीर्घ स्वर है। तो कुल मिलाकर के ये 4। अब आप सोच रहे लिलरी, हमने पहले पढ़ा कि लिलरी और लिलरी के उदाहरण बहुत ही कम मिलेंगे पहली बात तो। और अगर लिलरी और लिलरी मिलता है तो उसका री ऋषि वाला ही बनता है, उसका दीर्घ री बनता है। तो दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होगी? 4। अब ये इतना आपको जरूर मालूम होना चाहिए कि आ कब बनेगा, दीर्घ ई कब बनेगी, दीर्घ ऊ कब बनेगा, दीर्घ री कब बनेगी। हमने दीर्घ स्वर संधि का सूत्र पढ़ा और सूत्र लिखा हुआ देखिए प्यारे बच्चों, सूत्र लिखा हुआ है अकै सवर्णे दीर्घ है। इसे हमें पहचानना है और इस सूत्र से हमें क्या बनाना है? परिभाषा बनानी है। अकै सवर्णे दीर्घ से क्या बनानी है? परिभाषा बनानी है। ध्यान से इसको समझना में क्या सूत्र है ये। अकह स्वर्णे दीर्घ है। अकह सवर्णे दीर्घ में हमने आगे सूत्र को समझा है। देखिए पहले अक है, अक का हमने माहेश्वरी सूत्र पढ़ा है और माहेश्वरी सूत्र में बताया कि अक क्या चीज है। अक एक प्रत्याहार है।
अक एक प्रत्याहार है जो 14 महर्षि सूत्रों से लिया गया है। तो अक के अंदर कौन कौन सी चीजें आ रही है? अक में जो चीजें आ रही है होता है ए ई उ री री कै। देखो कहां से शुरू हुई? ए क्या हो गया? ए ई उ री री कै। तो अक में कितनी चीजें आ गई है? ए ई उ री री कै। अक में चीजें कितनी आ रही है? 5। अक में चीजें कितनी आ रही है? 5। जो इनके 2 सूत्र शुरू के ए ई उ री री कै, ये 2 सूत्र इनके, इनमें से जो अक लिया गया है वो अक में कितने वर्ण आ रहे हैं? 5 वर्ण आ रहे हैं अक में। अक में जो 5 वर्ण आ रहे हैं, अब देखिए इसमें सूत्र में क्या लिखा हुआ है? सूत्र में लिखा हुआ है अक है सवर्णे दीर्घ है। और जब सूत्र में कहीं सप्तमी विभक्ति हो तो सप्तमी विभक्ति वाला वर्ण हमेशा कहाँ आता है? पर पद में। सप्तमी विभक्ति वाला पद कहाँ आता है? पर पद में। पर का मतलब बाद में आने पर। तो देखो विद्यार्थियों, इसकी परिभाषा क्या बन गई? अक प्रत्याहार के बाद समान वर्ण आने पर, अक प्रत्याहार के बाद समान वर्ण आने पर दीर्घ हो जाना ही दीर्घ स्वर संधि कहलाती है। अक प्रत्याहार में 5 वर्ण हैं, ए ई उ री री। और सवर्ण का मतलब हो गया समान वर्ण। सवर्ण का मतलब समान वर्ण, सवर्णी उसे बोलते हैं, समान वर्ण वाला, समान रूप वाला। तो देखो सवर्णी में हमने आगे दिया है इसके सूत्रार्थ, जो सूत्र है ये पहचान रहे हैं। इसमें क्या दिया हुआ देखो, अक के बाद में क्या आएगा? सवर्ण। सवर्ण से क्या हो जाएगा? दीर्घ। और दीर्घ में क्या होंगे? देखो दीर्घ में ये 4 चीजें हैं। ये दीर्घ कब होगा? ये तुम ज़्यादा कंफ्यूज वाली बात नहीं, हम कक्षा 3 से 4 से पढ़ते आ चुके हैं, हमने 2 के अंदर पढ़ा होगा। ए और ए मिलने पर आ होता है निश्चित, आ और आ। तो ए का समान वर्ण आ भी होता है और ए का समान वर्ण ए भी होता है। तो ए का समान वर्ण ए भी होगा, ए का समान वर्ण आ होगा, आ का समान वर्ण ए होता है, आ का समान वर्ण आ भी होता है। तो सवर्णी हो गया। ई के बाद में ई आना सवर्णी है, उ के बाद में उ आना सवर्णी है, री के बाद में री आना सवर्णी है, री के बाद री आना सवर्णी है। तो ये 4 जो सवर्ण दीर्घ स्वर्ण वर्ण हैं, दीर्घ संधि में ये बनेंगी। अगर 2 स्वर समान वर्ण मिलकर के आ बन रहा है तो दीर्घ होगा। ध्यान रखना, आ हमें वृद्धि स्वर भी है, आ वृद्धि में भी आएगा, लेकिन आ वृद्धि में कब होगा? सवर्ण होने पर तो नहीं होगा। समझ चुके आप? कंफ्यूज वाली स्थिति बिल्कुल नहीं है। आ वृद्धि में भी होगा, लेकिन आ वृद्धि में कब होगा? लगभग सवर्ण तो नहीं होगा। लगभग सवर्णी तो, अगर सवर्णी होगा तो दीर्घ होगा, ई सवर्णी होगा दीर्घ होगा। अब ये नहीं है सर ए और ए सवर्णी हो तो क्या बनेगा? ए और ए सवर्णी हो तो क्या दीर्घ नहीं बनेगा? कि ए और ए अगर आने पर आई नहीं बन सकता? नहीं। सूत्र में क्या लिखा हुआ है? अक सवर्णी दीर्घ है। अक के बाद तो अक में कम से कम ए तो नहीं आता है, अक में कम से कम ए तो नहीं आता है। अब हम ये नहीं कह सकते कि सर ओ के बाद में ओ आने पर दीर्घ बन सकता है। ओ के बाद ओ आने पर दीर्घ नहीं बनता। क्यों? क्योंकि ओ अक नहीं है, क्योंकि ओ अक नहीं है। कंफ्यूज वाली स्थिति बिल्कुल नहीं रखना है। आज आपके पूरे कंफ्यूज आराम से दूर हो सकते हैं। एक के बाद ए आने पर दीर्घ क्यों नहीं होगा? तो आराम से आप कह सकते हो, छाती तान के कह सकते हो कि नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उत्तर आप दे सकते हो, क्योंकि ओ के बाद ओ आने पर दीर्घ नहीं होगा, क्योंकि ओ अक नहीं है। दीर्घ में साफ लिखा है अक सवर्ण दीर्घ। अक के बाद सवर्ण आने पर बिल्कुल पाणिनि ने हमारा रास्ता बिल्कुल साफ किया है। हमें कहीं भी नीचा देखने की नौबत उन्होंने नहीं आने दी है। हम सीना ठोक के कह सकते हैं कि अक के बाद में सवर्ण आने पर ही दीर्घ होगा, ओ के बाद ओ आने पर दीर्घ नहीं होगा। क्लियर बात? तो ई समान वर्ण ई के बाद ई आने पर बड़ा ई हो रहा है, उ के बाद में उ आने पर बड़ा उ हो रहा है, री के बाद री आने पर बड़ा री हो रहा है। उदाहरण हमने कम उदाहरण लिए हैं, हमारे नोट्स के अंदर उदाहरण बहुत सारे पड़े हैं। और उदाहरण मैंने पहले कहा था, उदाहरण हमें ज़्यादा रटने नहीं है। हमें जो याद करने की मेन चीज़ है वो इसके याद करने की मेन चीज़ में आती है हमारे पास में सूत्र और इसका नाम। देखिए पहला हमने बनाया देवधन आलय। हमने पहला कौन सा बनाया? देवधन आलय है। अब देवधन आलय में व में क्या है? ए। आलय में क्या है? आ। तो ए और आ सवर्णी है,
हमें शर्तें लगाते रहने हैं। हमारे परीक्षा में, जो हमारे बोर्ड परीक्षा में संधि का जो क्वेश्चन आएगा उसमें तो 3 संधि हो, 3 संधि वहाँ हो जाएगी, और हमारे विशेष बनाएंगे उनमें संधि आती है। हमारे जो शुरू के पहला नंबर से लगा करके 4 नंबर तक जो प्रश्न 10th बोर्ड में आता है, प्रश्न नंबर 1 से लगा करके प्रश्न नंबर 4 तक, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये प्रश्न पूरे 80 मिनट के लगभग होते हैं। 80 मिनट के लगभग इन 4 प्रश्नों में टाइम लगता है। इसलिए बड़े सोच समझ, क्योंकि जो शुरू वाले अगर प्रश्न हमारे अच्छे होंगे, शानदार होंगे, बढ़िया होंगे, तो निश्चित है कॉपी चेक करने वाले का फर्क जो है वो लास्ट तक पड़ेगा उस पर। इसलिए हमें पहले 4 प्रश्न बहुत अच्छे करने हैं। तो देखिए, देव में ए हो गया, आले में आ हो गया, तो ए और आ समान वर्ण हो गया, तो ए और आ समान वर्ण हो गया, तो जो बदलाव होगा, जो परिवर्तन होगा, वो क्या होगा? आ होगा। संधि क्या बनेगी? देवालय है। संधि क्या बनेगी? देवालय है। उसी प्रकार महेंद्र में देखिए आप, महेंद्र में ही कौन सी है? ही इसके अंदर दीर्घ है। इंद्र में ई कौन सी है? ह्रस्व ई है, छोटा ई से बोलते हैं। तो एक तरफ कौन है? दीर्घ ई, दूसरी तरफ कौन है? ह्रस्व ई, दोनों तरफ क्या है? ई, और दोनों ई क्या है? सवर्णी। दोनों ई क्या है? सवर्णी। अब जो बदलाव होगा, जो परिवर्तन होगा, जो ई आएगी वो कौन सी आएगी? दीर्घ। और संधि क्या बनेगी? महेंद्र है। क्या बनेगी? महेंद्र है। नीचे आइए, हम आते हैं भानुदय में। भानुदय में देखिए आप, ये दिया है नु, नु में ऊ कौन सा है? ह्रस्व ऊ। उदय में ऊ कौन सा है? ह्रस्व ऊ। इधर कौन है? ह्रस्व ऊ। उधर कौन? छोटा ऊ। दोनों जो छोटे ऊ है ये मिलकर के क्या बनेंगे? दीर्घ ऊ। क्या बनेंगे? दीर्घ ऊ। और संयुक्त संधि क्या हो जाएगी? भानुदय है। संधि क्या हो जाएगी? भानुदय है। आगे चलते हैं पितृधन ऋणम। तो पितृधन ऋणम में देखिए, इधर क्या है? री, इधर क्या है? री, दोनों तरफ क्या हो गया? री। दोनों री क्या है? सवर्णी। दोनों री क्या है? सवर्णी। तो संधि क्या बनेगी? पितृणम। संधि क्या बनेगी? पितृणम। री बड़ा हो जाएगा, जो तय के नीचे जो री आएगा, हमने वैसे सूत्र में देखिए नीचे इधर लिख रखा है, फिर बता दूं आपके, जो दोनों री बन करके क्या बढ़ेगा? दोनों री बन करके ये बनेगा पितृणम। ये दिया हुआ, यहां देखिए ये दिया हुआ, ये दिया हुआ है री। बिल्कुल क्लियर। तो ऐसे आपको हर चीज देखनी है। अगली संधि में आते हैं हम। दूसरी संधि का नाम है यण स्वर संधि। देखिए, अगर आपने संधि एक बार पढ़ ली है तो आप कंफ्यूज की स्त्री यण है, यण के अंदर यण साफ छुपा हुआ कि यण क्या चीज है। यण स्वर संधि में साफ दिया हुआ है। इस संधि के अंदर हम यण स्वर संधि का नाम लेते ही हमारे जो दिमाग है उसके अंदर यण स्वर संधि की पूरी पिक्चर आ जानी चाहिए। जिस प्रकार से हम नाम लेते हैं अमिताभ बच्चन का, तो अमिताभ बच्चन की फोटो हमारे दिमाग में आ जाती है। हम भगत सिंह का नाम लेते हैं तो भगत सिंह की तस्वीर हमारे दिमाग में जाती है। हम किसी सर का नाम लेते हैं तो उनकी तस्वीर हमारे मन में जाती है। तो इस प्रकार हम किसी देखे हुए व्यक्ति का अगर दिमाग में ध्यान देते हैं तो उनकी तस्वीर हमारे दिमाग में आती है। हमने अपने विद्यालय का नाम लिया, हमारे विद्यालय का प्रत्येक कमरा हमारे दिमाग में घूमता है। तो यण संधि का नाम लेते ही यण संधि का जो पूरा मैप है, जो यण संधि का पूरा नक्शा है, ये हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाएगा। यण स्वर है, वही बात, दोनों तरफ क्या होने चाहिए? स्वर। दोनों स्वर मिलकर के क्या बनना चाहिए? यण। संधि कौन सी होगी? यण स्वर संधि। छोटी सी परिभाषा है, लंबी चौड़ी परिभाषा हमें रटने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो, यण स्वर संधि का जो सूत्र है, हमने जो सूत्र पढ़ा वो क्या सूत्र था? वो सूत्र था इको यणची। सूत्र क्या था? इको यणची। इको यणची में 3 प्रत्याहार है। वो 3 प्रत्याहार कौन सा है? पहला प्रत्याहार हो गया हमारे पास में इक, दूसरा कौन सा है? अच्छे, तीसरा कौन सा? यण। इको यणची। इको यणची में एक तो हो गया इक, एक हो गया यण, फिर आ गया अची। अब ध्यान से देखिए, हम पढ़ के आ चुके पहले, अकै सवर्ण दीर्घ है। वहां सवर्ण में कौन सी विभक्ति थी? सप्तमी। यहाँ पर सप्तमी किस में है? अची। अची का मतलब हो गया सप्तमी, और जब अची में सप्तमी है तो सप्तमी कहाँ आने चाहिए? पर का मतलब धन के बाद। तो देखिए यहाँ पर आ चुका धन के बाद, ये है धन, और यहाँ की क्या आ गया? अच्छी। अच्छी का मतलब अच प्रत्याहार। अब अच्छे प्रत्याहार इसके बाद में आ गया, तो हमने पहले क्या है? एक प्रत्याहार है। इक प्रत्याहार के बाद में क्या है? तो इक में कितने वर्ण हैं? इक में हमारे पास में जो वर्ण है वो संख्या है ई, उ, रील, री, ये इक है। 4 वर्ण इक होते हैं। 4 वर्ण कितने हैं? इक। वही बात, दीर्घ कितने वर्ण होते हैं? 4। इक कितने
कितने वर्ण होते हैं? 4। समझ में आ गई? बिल्कुल। इक में 4 वर्ण कौन सा होता है? ई होता है। अब ये नहीं है ई ह्रस्व फिर पहला हो गया ई दीर्घ दूसरा, नहीं, दोनों ई मिलाकर के एक वर्ण है, दोनों ऊ मिलाकर के एक वर्ण है, दोनों री मिलाकर के एक वर्ण है, दोनों ली मिलाकर के एक वर्ण है। क्योंकि ये सवर्णी हैं इसलिए इनका एक ही मतलब है या फिर एक स्थान है इनका। तो ई और ई दोनों मिलाकर एक हो गया, ऊ और ऊ मिलाकर के दोनों ऊ हो गया, री और री मिलाकर के तीसरा और ली मिलाकर चौथा हो गया। तो ये 4 इक हो गई, ई ऊ री री, 4 इक जो हमने इक प्रत्याहार से लिए हैं। अब इसके बाद में दे रखा है इसने अच दे दिया। क्या दे दिया? अच। और अच में क्या चीजें आती है? अच में आता है अच प्रत्याहार। अच में क्या आता है? अच प्रत्याहार। ए ई ऊ री री के, फिर आ गया एओंग और फिर क्या आ गया? अयोच। तो ऐसे लगाकर ऐसे लगाकर च तक के जितने वर्ण थे वो वर्ण क्या हो गए? अच हो गए। और स्वरों को हम अच बोलते हैं। हमारी संस्कृत वर्णमाला में 9 स्वर होते हैं, 9 स्वर होते हैं। उन 9 स्वरों को क्या कहा गया है? अच कहा गया है। तो एक प्रत्याहार में कोई भी अच आ जाओ, एक प्रत्याहार में कोई भी अच आ जाओ, लेकिन नियम नहीं टकराना चाहिए, ये हमें विशेष ध्यान रखना है। हमने पहले संधियां पढ़ ली, वो पहले वाले संधियों के नियम यहाँ टकराना नहीं चाहिए। अगर वो नियम यहाँ लग रहा है तो संधि पहले वाले में जाएगी, अगर नियम नहीं टकरा रहा है तो संधि दूसरी वाली होगी ही होगी। क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूज, मुझे पता है कंफ्यूज की स्थिति पैदा हो सकती है, लेकिन अगर आपने दीर्घ संधि ढंग से समझ ली है तो यण संधि में कंफ्यूज नहीं होगा, यण संधि में कंफ्यूज नहीं होगा। तो देखिए एक प्रत्याहार में 4 वर्ण आ गए, अच के अंदर 9 स्वर आ गए। संस्कृत वर्णमाला में 9 स्वर होते हैं, लेकिन मूल स्वर 5 होते हैं, लेकिन वैसे स्वरों की संख्या कितनी है? 9। ये 9 स्वर हैं। 9 स्वरों के बाद में बनेगा क्या? चेंजिंग, जो बदलाव आएगी दोनों स्वरों के बाद वो क्या होगा? वो होगा यण। तो परिभाषा क्या होगी? इक के बाद अच आने पर यण हो जाना। बढ़ा सकते हो परिभाषा? मतलब इसकी परिभाषा के निर्माता विद्यार्थी स्वयं हो सकता है, इसकी परिभाषा का रचयिता, इसकी परिभाषा का लेखक विद्यार्थी स्वयं बन सकता है। और कैसे बन सकता है? सूत्र सामने लिखा हुआ है, इक अच और यण। तो इक के बाद में अच आने पर यण हो जाना ही यण स्वर संधि है। यण में कितने वर्ण आते हैं? 4। यण में कितने वर्ण आते हैं? 4। कौन कौन से हैं? ये व ल। ये हमने माहेश्वर सूत्र पढ़ा है, और माहेश्वर सूत्रों में जो प्रत्याहार है उसके अंदर से हमने निकाला था यण प्रत्याहार। तो आप माहेश्वर सूत्र की सहायता ले सकते हैं। यण प्रत्याहार में 4 चीजें आ गई, ये व ल। तो इक कितने? 4। 4 वर्णों के बाद स्वर आने पर जो बदलाव आएगा वो वर्ण कितने हैं? 4। इक को क्रम से लिखेंगे, ई ऊ री री, बिल्कुल सूत्र में ये इसी क्रम में दिया हुआ है। यण प्रत्याहार है, यण प्रत्याहार भी यण क्रम से दिया हुआ है, ये व ल, न कि ये रल है। ये व ल, पहले ये आएगा, फिर व आएगा, फिर र आएगा, फिर ल आएगा, ये व ल होता है। अब देखिए ई के बाद में यदि कोई भी स्वर आता है, ई के बाद में कोई भी स्वर आता है तो बनेगा क्या? ये बनेगा। ई से क्या बन रहा है? ये बन रहा है। और उधर ऊ के बाद में अगर कोई भी स्वर आ रहा है, और उसके बाद में अगर ऊ के बाद में कोई भी स्वर आ रहा है तो ऊ में क्या परिवर्तन हो रहा है? हुआ है। यहाँ जो हमने ए और ए मिला के दोनों दीर्घ के अंदर हमने ए और ए मिलाया तो आ, मतलब 2 पदों के स्थान पर एक आदेश था। लेकिन यण में ध्यान रखना, में यण में एक पद के स्थान पर एक आदेश है। जो बदलाव होगा वो चेंजिंग किसी में होगी? ई में होगी। जो स्वर इधर वाला जो स्वर होगा, ये जो अच होगा, ये तो एक निमित्त मात्र होगा। ये स्वर क्या होगा? निमित्त मात्र। यह केवल अपनी भूमिका निभाएगा यह होने की स्थिति में। अगर यहाँ स्वर नहीं होगा तो ये नहीं होगा, यहाँ स्वर होगा तो उधर ये होगा। ये विषय ध्यान रखना है। अब ये नहीं है सर ये जो ई के बाद में अगर ए आ गया, फिर ए का क्या मतलब हुआ? ए का मतलब, ए जो अपना मतलब है, अपना कार्य करेगा, ये बनने के बाद करेगा। यह बनने में सहायक कौन होगा? ए होगा। यह बनने में सहायक कौन होगा? आ होगा। यह बनने में सहायक कौन होगा? स्वर होगा। अगर स्वर नहीं होगा तो यह नहीं बनेगा, अगर स्वर नहीं होगा तो यह नहीं बनेगा। ये विशेष ध्यान रखना हमें। तो ई के बाद में कोई भी स्वर आ जाओ, ये ई के स्थान पर क्या बनने वाला है? ये ई के जो ई हटेगा तो जो चीज यहां से हट रही है उसको हम क्या बोलते हैं? स्थानीय वर्ण। जो ई हट रहा है, ई यहां से जा रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? स्थानीय वर्ण। और ई के स्थान पर क्या आ रहा है? ये आ रहा है, ये क्या होगा? आदेश वर्ण होगा। ये क्या होगा? आदेश वर्ण होगा। तो इस प्रकार जो स्थानीय वर्ण है तो
उसके स्थान पर ये आदेश हो गया। अब जो इसके बाद में जो स्वर होगा, जो यहाँ ये स्वर है वो य में मिलेगा। अगर यहाँ पर ए होगा तो य में मिलेगा, आ होगा तो य में मिलेगा। यहाँ पर जो भी स्वर होगा वो किसके अंदर मिलेगा, य में मिलेगा। इसी प्रकार इसकी स्थिति आती है उ के जो उ स्थानीय वर्ण है, उ स्थानीय वर्ण के स्थान पर जो आदेश होगा वो क्या होगा, वह होगा। इसी प्रकार री के स्थान पर जो आदेश वर्ण होगा वो क्या होगा, र होगा। और री के स्थान पर जो आदेश होगा वो क्या होगा, ल होगा। ये हमने उच्चारण स्थान के आधार पर भी हमने पहले प्राप्त कर लिए हैं। अगर आपको चाहिए ऐसी चीज तो पुराने वीडियो को निकालो, हमने देखा उच्चारण स्थान के आधार पर आए हैं ये सब चीजें। अब इनके उदाहरण है, तो इनके उदाहरणों को हम देखें तो देखिए पहले क्या लिखा है, सुधी, सुधी में ई कौन आ गया, ई बड़ा हो गया। उपास्य में यू कौन सा हो गया, ऊ हो गया। तो ई के बाद में ऊ आ गया। इधर ई स्वर है, उधर ऊ भी स्वर है, दोनों स्वर मिलेंगे तो यह बनेगा, तो ध आधा हो जाएगा। जैसे हमने ई निकाल देंगे, ई निकालते ध क्या हो जाएगा, व्यंजन वर्ण, तो ध आधा हो जाएगा। और उपास्य में जो ऊ था वो ये में मिल जाएगा, तो संधि क्या हो जाएगी, शुद्धोपास्य है, शुद्धोपास्य है। ध आधा वर्ण व्यंजन हो जाएगा, ये जाकर के ऊ में मिलेगा तो यू हो जाएगा। अब जो मात्रा ऊ में है ये ह्रस्व ऊ है, तो जो यू बनेगा वो ह्रस्व होगा, छोटा यू होगा, बड़ा नहीं होगा। जो वर्ण की मात्रा इसमें लगी हुई है वही मात्रा उस य में लगेगी। इसी प्रकार यहाँ ध क्या हो जाएगा, व्यंजन वर्ण हो जाएगा। और जो वह निकलेगा तो वह में कौन मिलेगा, आ मिलेगा, तो क्या बनेगा, वाह, मध्वाचार्य है। इसी प्रकार री में से हमने क्या निकाला, रे निकालेगा, आएगा, रे आते ये आधा हो जाएगा, रे कहाँ जाएगा मिलकर के आ में, तो रा बनेगा। संधि क्या हो जाएगी, पित्रादेश है। इसी प्रकार लृ धन आकृति में लृ में कौन रहेगा, ल आधा रहेगा। लृ में कौन रहेगा, ल आधा रहेगा। अब ल आधा रहेगा तो जो अब निकलेगा कौन है, ए निकलेगा। वो ए कहाँ चला जाएगा, वो जाएगा सीधा सीधा किस में जाएगा, आ में जाएगा। आ में जाते क्या बनेगा, आ ही रहेगा, तो आ और ल मिलेगा तो क्या बनेगा, ला, लाकृति है बनेगा। क्या बनेगा, लाकृति है। उदाहरण हमने पहले समझे खूब, उदाहरण तो एक निमित्त है, बाकी हमें सूत्र हैं वो ध्यान से देखने, हर चीज ध्यान से देखनी है हमें, इधर वाली चीज बिल्कुल सही ढंग से समझनी है। अब आते हैं गुण स्वर संधि में। तो गुण स्वर संधि तीसरा भेद है। इस गुण इसका नाम ही देखो क्या है, गुण हो जाना। क्या हो जाना, गुण। और गुण वर्ण कितने हैं, 3। गुण वर्णों की संख्या कितनी है, 3 गुण वर्ण हैं। और इसका सूत्र क्या लिखा हुआ है, आद गुण है। सूत्र क्या लिखा हुआ है इसका, आद गुण है। तो हमने जब संधि पढ़ी तो हमने पढ़ा कि अगर सूत्रों में कोई कमी हो तो हम पहले वाले सूत्र से उधार लाते हैं। पहले सूत्र से क्या लाते हैं, उधार लाते हैं। उस उधार की प्रवृत्ति पाणिनि के जमाने से चलती आ रही है। तो हमने उधार क्या लेके आए, इसमें से इको यणची में से हम क्या लेके आए, यहाँ पर इक लेके आए हैं। तो सूत्र क्या बन जाएगा, आत प्रत्याहार, जो आत है उस आत के बाद में क्या आने पर, इक आने पर क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। तो आत में चीजें कौन कौन सी आ रही है, आत में जो चीजें आ रही है वो है ए और आ, ध्यान रखना है। एक चीज में और बता दूं, थोड़ा इसमें रह गया था आपके कंफ्यूज वाली चीज। कसर यहाँ पर जब 9 स्वर आ रहे हैं तो ई के बाद में ई आएगा तो दीर्घ होगा या यण होगा, कंफ्यूज। जब हम 21 सवर्ण दीर्घ वहां पढ़ के आ चुके हैं तो यहाँ पर दीर्घ यण नहीं होगा। अगर ई के बाद में ई आएगा तो वहां पर हम दीर्घ कर चुके हैं, इसलिए वो यहाँ स्थिति पैदा नहीं हो सकती। हम ये पहले पढ़ चुके हैं, तो हम पहले जब चीज पढ़ चुके हैं उसको हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। तो ई के बाद में अगर ई आता है तो कंफ्यूज नहीं होना है। ई के बाद में ई आता तो यण नहीं हो, क्या यण नहीं होगा। ऊ के बाद में अगर ऊ आता है तो यण नहीं हो सकता, क्योंकि समान वर्ण है, सवर्ण हो गया, और सवर्ण आने पर क्या हो गया, दीर्घ हो गया। तो कंफ्यूज वाली स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर ए और आ के बाद में क्या आएगा, इक। और इक प्रत्याहार देखो हम यहाँ पढ़ चुके हैं, ये रहा इक। वो इक इस बार किधर आ जाएगा, वो इक इधर आ गया, इस बार उल्टा हो गया जस्ट इसका। तो इक में 4 चीजें होगी। अब इतना परिभाषा में लिखा हुआ है कि आत के बाद में इक आने पर गुण हो जाना। तो गुण वर्ण कितने हैं बच्चों, गुण वर्णों की संख्या है 3। गुण वर्ण कितने होते हैं, 3। या तो 2 स्वरों के मिलने पर ए हो जाना, या 2 स्वरों के मिलने पर ए हो जाना, या 2 स्वरों के मिलने पर ओ हो जाना, गुण कहलाता है। तो गुण संधि में ध्यान रखना, गुण संधि में 3 वर्ण कौन कौन से बन सकते हैं, ह्रस्व ए ओ, ये 3 गुण वर्ण होते हैं। 2 स्वरों के मिलने पर यदि ए हो रहा है, 2 स्वरों के मिलने पर या तो ए हो रहा है या ओ हो रहा है। अगर तीनों में से कोई एक हो रहा है तो गुण होगा वो।
दो स्वरों के मिलने पर गुण। और ये कैसे उच्चारण स्थान के अनुसार हुए हैं। लंबी चौड़ी चीज हम पहले सूत्रों के अंदर बहुत पहले पढ़ चुके हैं, यहाँ कंफ्यूज वाली स्थिति पैदा नहीं हो, ध्यान रखना है। ए के बाद में ई आने पर क्या दीर्घ हो सकता है? दीर्घ हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये सवर्णी नहीं है। अगर सवर्ण होती दीर्घ होता। क्या ए के बाद ई आने पर यण हो सकता है? ए के बाद ई आने पर या आ के बाद में ऊ आने पर, आ के बाद री कुछ भी आने पर यण हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि ए और आ नहीं आना चाहिए। यण में क्या आना चाहिए था? इधर ई ऊ री आना चाहिए। तो दो नियम नहीं टकरा रहे कहीं भी। पिछले नियमों को याद करते चलो, कहीं टकरा तो नहीं रहे हैं। अब देखिए साधन इयम, सा में क्या है? आ, इयम में क्या है? ई। ये कौन है? आत। ये कौन है? इक। तो दोनों जब मिले तो क्या परिवर्तन होगा? ए। क्या होगा? ए होगा। ए कैसे होगा? उच्चारण स्थान साम्यता, उच्चारण स्थानों की समानता के कारण है। हमने उच्चारण स्थान जो पहले पूरी जो गुण संधि पढ़ी है उसके अंदर हम बता चुके हैं पहले, ए बन रहा है इनके मिलने से, यानी आ और ई मिलने पर ए बन जाएगा। ए क्यों बनेगा ये हमने पहले समझ चुके हैं। हमने बिल्कुल यहाँ पर साबित किया है, हमें सिद्धम किया है कि क्यों बनेगा ये। इसी प्रकार परम, तो ये संधि क्या होगी? सामे ई, सामे क्या हो गया? आ, ई में क्या हो गया? ई। दोनों मिलकर क्या बन गया? संयम। क्या बन गया? संयम। परम धन ईश्वर में, परम में क्या है? ए, ईश्वर में क्या है? ई। ए और ई मिलकर के क्या बनेगा? परमेश्वर है। तस्य में क्या है? ए। ऊपरी में क्या है? ऊ। दोनों मिलकर क्या बनेगा? ओ। संधि क्या बनेगी? तस्योपरि है। इसी प्रकार महाधन ऊष्मा में हा में क्या है? दीर्घ आ है। ऊ में क्या है? दीर्घ ऊ है। दोनों मिलकर बनेगा क्या? ओ बनेगा। ए नहीं बन सकता, उच्चारण स्थान पढ़ चुके हम पहले। ए नहीं बनेगा, उच्चारण स्थान पढ़ चुके हैं। ओ बनेगा, ओ बनेगा, इसलिए संधि क्या हो जाएगी? महोष्मा है। इसी प्रकार सप्तधन ऋषि, सप्त में ए हो गया, ऋषि में री हो गया, तो दोनों मिलकर क्या बन जाएगा? सप्त ऋषि। जो इसका रे बनने वाला था वो रे कहाँ बनेगा? वो रे बनेगा यहाँ इसके ऊपर जाकर के, इसी रे का बनेगा रे इसके ऊपर जाकर के। महाधन ऋषि में मह ऋषि हो जाएगा, क्योंकि इसमें अब देखो सप्त ऋषि में क्या बन रहा है? सप्त ऋषि में बन रहा है ए। हमने ये नियम किसका बन लिया? ए बन रहा था, इसमें ए बन रहा था, इसमें ओ बन रहा था, इसमें ओ बन रहा था। अब तीसरा कौन सा बच गया? ए बच गया। ये यहाँ पर क्या बन रहा है? ए बन रहा है। महाधन ऋषि में क्या बन रहा है? ए बन रहा है, मह ऋषि। वर्षाधन ऋतु में क्या बन रहा है? वर्ष ऋतु है, ए बन रहा है। तब धन लकार में क्या बन रहा है? ए बन रहा है, तब लकार है, आधा हो जाएगा यहाँ पर। इसी प्रकार हम जो अगली संधि चलते हैं वो संधि है वृद्धि स्वर संधि। कौन सी है? वृद्धि स्वर संधि। जैसे नाम में क्या है? वृद्धि हो जाना। क्या हो जाना? वृद्धि। दो स्वरों के मिलने पर वृद्धि हो जाना ही वृद्धि स्वर संधि होगी। तो वृद्धि स्वर संधि में क्या हो गया? वृद्धि रेची। वृद्धि रेची जो सूत्र है इसमें दो चीजें हैं, केवल वृद्धि और रेची। लेकिन हम वही बात पहले वाले सूत्र से उदाहरण लेके हैं। आद गुण से हम क्या लेके आ गए? आत लेके आ गए। आत हम पढ़ चुके हैं। आत में क्या चीज है? ए और आ है। एच में, एच प्रत्याहार दो सूत्रों से बना है। कौन सा? एयोंग अयोच। ये दो से मिलके क्या बना है? एच प्रत्याहार बना है। तो देखिए नाम इसमें देखो कौन सी विभक्ति है? देखो ये हो गया वृद्धि हो जाना और कब हो जाना? एची। एची में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी। और जहाँ सप्तमी आता है वो कहाँ आता है? जहाँ सप्तमी सूत्र में आती है वो कहाँ आता है? वो यहाँ आता है। वो कहाँ आता है? इस जगह आता है, बाद में आता है। तो आत के बाद में एच। एच में क्या क्या चीजें हैं? एच में एओंग, ए ओंग, ए ओ, आई ओच, आई औ। तो ए ओ आई औ ये चार चीजें एच में हैं, क्रम से आएगी। अब ये तो हो गया कि भाई आत के बाद में एच आने पर वृद्धि हो जाना। अब वृद्धि वर्ण जैसे हम गुण वर्ण पढ़ रहे थे, दीर्घ वर्ण 4 थे, दीर्घ के बाद में यण वर्ण 4 थे, यण के बाद में गुण वर्ण 3 थे, गुण के बाद में हम पढ़ रहे हैं वृद्धि। तो वृद्धि वर्ण कितने? 3। वृद्धि वर्ण कितने हैं? 3 वृद्धि वर्ण हैं। वो 3 वृद्धि वर्ण कौन कौन से हैं? आ, ए, आ, आई और औ। आ, आई और औ। यहाँ नंबर भाई 4 कर देना। यहाँ नंबर कितने हैं? 4। आ, आई, ये हो गया कौन सा? देखो पहले को वृद्धि वर्ण कौन सा है? आ के बाद में आई के बाद में औ। ये 3। आई के बाद में क्या आएगा? औ। यहाँ पर औ करो भाई। यहाँ पर क्या करना है बेटो? आपको औ कर देना है, औ लगा देना है यहाँ पे बड़ा। तो आ, ए, आ, आई और औ, क्योंकि ये तो क्या हो गया? ये यहाँ गुण में आ चुका है, ये वृद्धि वर्ण औ हो जाएगा यहाँ पर।
देखिए यहां पर भी औ होगा, ए ओ आई, और यहां पर भी औ करना है आपको, औ कर लेना भाई, ये औ डबल मात्रा आएगी यहां पर। तो आत के बाद में एच आने पर एच में कौन कौन से वर्ण हैं, ए ओ आई औ है, ए ओ आई औ, चार एच हो गए, और आत में दो चीजें होगी, अगर ए और आ के बाद में ए आओ या ओ आओ या आई आओ या औ आओ, होना क्या है, वृद्धि। वृद्धि में क्या होगा, या तो आ होगा या आई होगा या औ होगा, इन तीन के अलावा चौथा कोई नहीं होगा। तो तीन अगर बनते हैं स्वरों को मिलाने पर, और स्वर कौन से, अब ये देखो ये कंफ्यूज वाली आ, सर ए और ए तो आ हो रहा था, ये वृद्धि क्यों होगी, वहां समान वर्ण मिलने पर वो आ हो रहा था। इसका हम उदाहरण संधि के अंदर पढ़ चुके हैं कि आ वहां पर क्या था, दीर्घ था, आ यहाँ पर क्या है, ह्रस्व है, यहाँ पर दीर्घ हो गया और यहाँ पर ये वृद्धि हो गया, आ यहाँ पर क्या हो गया, वृद्धि हो चुका है। तो देखिए आ यहाँ पर वृद्धि है, वहां पर दीर्घ था, तो या तो बनेगा आ, यहां पर आ कब बन रहा है, समान वर्ण मिलने पर आ नहीं बन रहा है। अगर सवर्णी होता तो दीर्घ होता, सवर्णी होने पर दीर्घ होगा, यहां सवर्णी नहीं है। अब देखिए अगर ए के बाद में चाहे इनमें से कोई भी आओ, अब बनना क्या है, ए के बाद में अगर इनमें से कुछ भी आता है, ए और आ के बाद में कुछ भी आता है, तो क्या चीज, देखो यदि ये दो आते हैं, हमने पहले उच्चारण स्थान के अनुसार हमने सिद्ध कर दिया पहले कि ए और आई आने पर क्या बनेगा, आई बनेगा, क्या बनेगा, आई। और इन दोनों के बाद में अगर ये दोनों आते हैं तो क्या बनेगा, औ बनेगा, उच्चारण स्थान के अनुसार बनेगा। ये हम संधि के अंदर पहले पढ़ चुके हैं। अब आ कब आएगा, आ भी आएगा, अब आ भी अपनी जो बारी का इंतजार करेगा। अब देखिए उदाहरण समझ रहे हम, महाधन ऐश्वर्यम, तो आ में क्या, हा में क्या आ गया, आ, ऐश्वर्य में क्या आ गया, आई, बनना क्या है, आई, संधि क्या बनेगी, महेश्वर्यम। इसी प्रकार जन धन एकता में न में कौन है, ए, एकता में कौन है, ए, बनेगा क्या, जनैकता, न के ऊपर डबल मात्रा, दो पाई। तंडुल धन ओदनम, तंडुल धन ओदनम में ए हो गया, ए के बाद में ओ, और ए और ओ, जब मैंने कहा ए और इन दोनों के बाद में कोई भी आएगा तो क्या बनेगा, इन दोनों में से बनेगा। तो दोनों में, इन दोनों के बाद, जब इन दोनों के बाद में इन दो होने पर ए और आ के बाद में यदि दोनों में से कोई भी हो तो बनना क्या है, ये बनना है। तो क्या बनेगा यहाँ पर, तंडुल ओदनम, परमधन औषधि, परमौषधि है। अब अगला जो सूत्र था हमारा, वो सूत्र क्या था, वो था में रित्ते च तृतीया समासी, रित्ते च तृतीया समासे हम संधि में अच्छे से समझ चुके हैं। रित्ते च तृतीया समासे में हम अच्छे पढ़ चुके हैं ढंग से कि अगर तीसरी व्यक्ति का समास लग रहा है और रित्ते शब्द हो, तीसरी व्यक्ति का समास और रित्ते शब्द हो, तब क्या होगा, दीर्घ वृद्धि होगी, क्या होगी, वृद्धि। और वृद्धि किसकी होगी, आ की होगी, वृद्धि किसकी होगी, आ की। जैसे सुख के बिना, तो बिना के लिए हम काम में ले रहे हैं, यहाँ पर रित्ते शब्द काम में ले रहे हैं, क्योंकि रित्ते होना चाहिए, सूत्र में क्या लिखा, रित्ते होना चाहिए। और तीसरा समास तो सुख के बिना, तीसरी व्यक्ति का समास है, तृतीय तत्पुरुष समास है, और सुख के बिना हो गया, दुख धन रित्त है, दुख के बिना हो गया, त्रषाधन रित्त है, प्यास के बिना हो गया, धन धन रित्त है, धन के बिना हो गया। तो इनमें जो सुख धन रित्त है, तो सुख धन रित्त में जो वृद्धि हो रही है वो ए, इधर ए आ गया, इधर री आ गया, तो वृद्धि क्या होगी, आ, और आ की वृद्धि कहाँ होगी, यहाँ होगी, आ की वृद्धि कहाँ होगी, यहाँ होगी। री है, अपना स्थान कहाँ लेके जाएगा, इस तय के ऊपर, संधि क्या बनेगी, सुखार्थ है, ये संधि क्या बनेगी, त्रषार्थ है। ये दोनों उदाहरण ऐसे संधि के हैं। अगला उदाहरण हमारे पास में था ये, प्र वत्सर कंबल वशनारण दशानाम ऋणे, प्र वत्सर कंबल वशन ऋण दशानाम ऋणे, 6 शब्द हैं, ध्यान रखना। पहला कौन सा है, प्र, पहला कौन सा है, प्र, दूसरा कौन सा है, वत्सर, तीसरा कंबल, फिर आ गया वसन, फिर आ गया ऋण, फिर आ गया दशानाम, और फिर क्या आ गया, ऋणे। मतलब पहला कौन सा हो गया, प्र, दूसरा वत्सर, तीसरा कंबल, चौथा वसन, पांचवा ऋण, छठा दश। इन 6 शब्दों के बाद में क्या आने पर, ऋणे। इस ऋणे में कौन सी व्यक्ति, सप्तमी, और सप्तमी का मतलब बाद में आने पर। इन 6 शब्दों के बाद में अगर ऋण शब्द आ जाए तो क्या होगा, दीर्घ, और दीर्घ किसका होगा, आका, दीर्घ किसका होगा, आका। प्रधन ऋणम प्राऋणम, ये री कहाँ जाएगा, ये री जाएगा ऊपर, इसमें लगेगी आ की मात्रा।
कंबल न ऋणम, ये बन जाएगा कंबला, ये री कहाँ जाएगा, ण के ऊपर, कंबला ऋणम। समझ जाएगी बात बिल्कुल। इस प्रकार के उदाहरण और हैं। अगला जो सूत्र था इसका हमारा था उपसर्गात रित्तीय धातु। यहाँ पर थोड़ा मैं बता दूं क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ आपके पास में देखो, द लिखा हुआ है, द के नीचे द लिखा हुआ है, द के नीचे री लगा हुआ है, ध्यान रखना। उपसर्गात रित्तीय धातु, उपसर्ग के बाद में री संबंधी धातु आने पर, उपसर्ग के बाद में री संबंधी धातु आने पर, उपसर्ग कौन सा होना चाहिए, अवर्णांत। अवर्णांत उपसर्ग के बाद में अगर री संबंधी धातु आती है तो वृद्धि होगी। वृद्धि किसकी होगी, आ की होगी। ये बोर्ड की संधि है। प्रधन ऋणम, प्रधन रिच्छति, रिच्छति धातु है, तो प्र के बाद में रिच्छति धातु आगे तो क्या हो गया, प्रा, ये हो गया प्रा। ये री कहाँ जाएगी, छ के ऊपर, छ के ऊपर क्योंकि छ तो पहले से क्या है, अर्धमात्रिक, कोई मतलब नहीं है, छ पे जाएगी। ये हो जाएगा उपा, री कहाँ जाएगा, छ के ऊपर, उपा रिच्छति। इस प्रकार ये वृद्धि संधि होगी। अगली संधि हमारी थी अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि बिल्कुल छोटी सी संधि है। अयादि सूत्र क्या है इसका, एचो अय वायाव है। एच के बाद में आने पर, तो एच के बाद में क्या आने पर, अच आने पर, एच के बाद में अच आने पर क्या बनेगा, सूत्र के अनुसार या तो बनेगा अय, या बनेगा अव, या बनेगा आय, या बनेगा आव। एच प्रत्याहार है, ये हो गया एच प्रत्याहार के बाद में अच, अच में क्या आ गए, 9 स्वर है, और एच हम पहले पढ़ चुके, वृद्धि रेची में एच पढ़ चुके चारों, तो चारों वर्ण इधर आ रहे हैं इस बार, और इधर कौन आ रहे हैं, स्वर कोई भी आ सकता है। यहाँ पर ए के बाद में ए आ सकता है, यहाँ पर ओ के बाद में ओ आ सकता है। यहाँ कोई सवर्णी नहीं है, क्योंकि अकय सवर्णी में सवर्णी था। अब ये मत कहना सर ए के बाद में ए आ गया, फिर तो ये अयादि तो कैसे होगी, दीर्घ होनी चाहिए। दीर्घ नहीं हो सकती क्योंकि सवर्णी नहीं है, ये सवर्णी नहीं है। और यहाँ पर ए के बाद में ए आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर है ही नहीं, यहाँ पर तो एच है, और एच में ए आता नहीं है, एच में ए आता नहीं है, एच में ई आती नहीं है। तो इस प्रकार ये काम स्टार्ट हो गया। तो देखो एक के बाद में अगर कोई भी स्वर आएगा तो बनेगा क्या, अय बनेगा। एक ओ के बाद में कोई स्वर आएगा तो क्या बनेगा, अव। अय के बाद में आय, ओ के बाद में आव। लेकिन इस पद से बनेंगे, ये पद निमित्त यण संधि की तरह, ये पद तो बाहरी सपोर्ट करेगा। अगर स्वर आएगा तो अय बनेगा, स्वर आएगा तो ए का अव बनेगा, इधर स्वर आएगा तो ओ का अव बनेगा, इधर स्वर आएगा तो अव का आव बनेगा। यहाँ पर भी अव है, यहाँ पर अव लगाना है, ये मात्रा फिर मिस्टेक देखो, यहाँ पर अव, यहाँ पर अव लगाना है आपको। तो ये चीजें होगी आपने कंप्लीट। एच के बाद में अच कोई भी आओ, ए ओ आई औ, ये 4 चीजें आने के बाद यदि कुछ बनता है तो वो क्या बनेगा, अय अव आय आव बनेगा। अब देखिए उदाहरण समझ रहे हैं हम, चेदन अन्नम, चे में क्या है, ए के बाद में स्वर होना चाहिए, ये काम अभी काम नहीं करेगा, ये अय बढ़ने के बाद में ए काम करेगा। ये केवल इसके बनने में सहयोग करेगा, बाहरी सपोर्ट है इसका, भाई ये बैठा है आप काम कीजिए। तो चैसे जब ए से बन रहा था अय, तो चैसे क्या बनेगा, चाहिए, और चाहिए में ये मिला तो क्या बन गया, ये बुरा चयनम। नई से नाय बन गया, नायिका। ने से क्या बन गया, नए नयनम। गई से क्या बन रहा है, ऐ से बन रहा आय, तो गई से क्या बन गया, गायनम। नव से बन गया, इधर औ से बन रहा है आव, तो नव से बन गया नाव। नाव के अंदर क्या लगा, इक है, संधि क्या बनेगी, नाविक है। गोधन इससे क्या बन गया, गविश है। द्वोधन ए से बन गया द्वाव, और द्वाव से बन गया द्वावेव। भोधन अन्नम से बन गया भवनम। अब एक चीज विशेष, ये जो चारों चीजें हैं ये क्या है, अपदांत है, ये पद नहीं है। चे पद नहीं है, चे धातु है। नी पद नहीं है, नी धातु है। गी धातु होती, गई धातु है, गई का मतलब गाना। जो पद है शुभ दिगंतम पदम, अर्थात जो हमारे संज्ञा शब्द हैं वो पद हैं, धातु और प्रत्यय पदों में नहीं आते हैं, इसलिए ये अपदांत है चारों चीजें। क्योंकि ए और ओ हमारे आगे वाले संधि में और आएंगे जो आपके सामने ये आ चुकी। पूर्व रूप स्वर संधि, नाम क्या है, पूर्व रूप स्वर संधि। सूत्र क्या है, एंगो पदांतात अति। सूत्र क्या है, एंगो पदांतात अति। अति में सप्तमी विभक्ति, अची पढ़ चुके हम, एची पढ़ चुके हम, तो जहां सप्तमी वो कहाँ आएगा, बाद में। अति का मतलब होता है केवल ए, अति का मतलब केवल ए होता है। ये तप्रकरण का तय है, ये केवल ए के सिद्ध होने में सहायता करता है। ए है यहाँ पर केवल। एंग में 2 चीजें आती है, एओंग, और एओंग का मतलब हो गया ए और ओ। ए और ओ के बाद में अति आने पर, तो एंग प्रत्याहार के बाद में अति आने पर पूर्व रूप हो जाना।
तो इसकी संधि क्या होगी कि यदि ए अथवा ओ दोनों में से किसी एक के बाद में ए आता है, इधर आने वाला एक ही है, इधर आने वाले पूर्व में आने वाले दो हैं, दो में से एक आना चाहिए, इधर केवल एक ए है, ए आना चाहिए, तो पूर्व बनेगा। तो पूर्व की परिभाषा क्या होगी? इसकी परिभाषा होगी कि पूर्व में जो वर्ण है उसके रूप जैसा रूप हो जाए, पूर्व में जो वर्ण है उसके रूप जैसा रूप हो जाए, वही है पूर्व रूप। तो अगर ए के बाद में ए आता है तो बनेगा क्या? ए। ओ के बाद में यदि ए आता है तो बनेगा क्या? ओ। मतलब इसके बाद में ये आने पर ये बनेगा, ए के बाद में ये आने पर ए बनेगा, क्योंकि ए को बनना क्या है? इसके जैसा। ये आएगा तो इसके जैसा। हरे धन अव में ए क्या बनेगा? रे में जाएगा, संधि क्या बनेगी? हरेव। संधि क्या बनेगी? हरेव। ए तो केवल लुप्त रहेगा, जो अपना आकार अवग्रह के रूप में ऐसा दिखाएगा, ऐ दिखा। इसको हम बोलेंगे नहीं कुछ भी, हरेव। हरे अब नहीं बोलना है, हरेव। पूर्वेदन अपि पूर्वेपि, पाठेदन अस्मिन पाठेस्मिन, न कि पाठे अस्मिन पाठेस्मिन। इसी प्रकार भीतो अस्मि में ओ आ गया, ए आ गया तो भीतो का भीतो रह जाएगा, ए इसमें जाएगा तो बन जाएगा। पहचान के रूप में क्या छोड़ेगा? ये अवग्रह भीतोष्मी। कोदन अपि में क्या हो जाएगा? कोपी। इस प्रकार ये संधि आपकी कौन सी है? पूर्व रूप स्वर संधि। पर रूपम में देखो आप, पर रूप, पर में जो रूप है, पर में जो रूप है अर्थात पर में जो वर्ण है उसके वर्ण जैसा वर्ण हो जाना, उसके रूप जैसा रूप हो जाना, वही है पर रूप। सूत्र क्या है? एंगी। और एंगी में कौन सी विभक्ति? सप्तमी। एंगी में दो चीजें आ रही है, ए और ओ। तो एंगी में सप्तमी, तो देखो एंग कहाँ आ गया? बाद में आ गया। और इधर कौन आ गया? अत आ गया। अत कौन सा है? अवर्णांत उपसर्ग है यहाँ पर। अत कौन सा है? अवर्णांत उपसर्ग है। तो अवर्णांत उपसर्ग में दो चीजें आती है, प्र और उप आता है। इसके बाद में क्या आना चाहिए? एंग। एंग में यहाँ पर एंग कौन सा आना चाहिए? एंग से आ गया ए और ओ की धातु होनी चाहिए, शब्द नहीं होना चाहिए। ए की और ओ की क्या होनी चाहिए? धातु। न कि ये नहीं है ए के बाद में प्र के बाद में ए आ गया, प्र के बाद में एकता आ गया, प्र के बाद में ऐश्वर्यम आ गया। ध्यान रखना है, ये कभी नहीं आएगा। एंग में वही ए और ओ आएंगे जो ए और ओ की धातु होगी, नियम कहीं नहीं टकराएगा। अगर प्र के बाद में एकता आ गया तो संधि वृद्धि हो सकती है। पाणिनि ने अपने नियम कहीं नहीं टकराए, जो उनका नक्शा बना था सोच समझ के नक्शा बना है, कहीं कोई अपवाद नहीं है यहाँ पर। अब प्रधन एजते में जो ए था, प्र का ए था, वो इसमें जाएगा तो संधि क्या बनेगी? ये प्र का प्रे रह जाएगा, ए इसमें जाते ही क्या बनेगा? ये प्रेजते। क्या बनेगा? ये प्र आधा रह गया, स्वर में जाएगा तो प्रे बन जाएगा। उप में क्या हो गया? ए, तो ये पे आधा रह गया, व्यंजन रह गया। ए में लेके क्या बनेगा? ए जब इसमें जाएगा तो ओ ही बनेगा। लेकिन जब ये आधा जो पे था, ये आधा पे किस में जाएगा? ओ में, तो उपोषति। अगला जो उदाहरण वो है सकंदवादिषु पर रूपम। ये महत्वपूर्ण सूत्र है इसकी संधि के, ध्यान रखना में। सकंदु आदिशु, बहुत कम उदाहरण है इसके। सकंदु आदिशु हम संधि के अंदर पढ़ चुके हैं खूब। अब सकंदु आदेश में हमें तुरंत दिमाग में सकंदु का दिमाग लेते ही हमारे दिमाग में ये आना चाहिए सकधन अंदु, कर्क धन अंदु, ये हमारे पास में आना चाहिए। तो सकधन अंदु क्या बनेगी? सकांदु। अब नहीं बन सकती, पहले बन रही थी, जब नहीं पढ़ा तब सकांदु ही बन रही थी, जब नहीं पढ़ा तब कर्कांदु ही बन रही थी, लेकिन जब अब पढ़ लिया हमने तो अब तो नहीं बन सकती। अब सकधनंदु क्या बनेगी? सकंदु। कर्कधनंदु क्या बनेगी? करकंदु। क्योंकि हम जब प्ररूप का हमने वीडियो देखा पूरा एक साथ, तो उसमें हम सिद्ध कर चुके पहले कैसे बन रही है। अच्छो अंत्यादि टीका हमने कर दिया कि जब आदि सबसे लास्ट में जो अच है उसके आदि में जो वर्ण है उसके बाद जितने वर्ण आएंगे उनकी टी संज्ञा होगी। टीका मतलब होता है लुप्त हो जाना। तो लास्ट का जो अच आता है वो अपने आगे वाले, अपने से जो बाद वाले सभी वर्णों को लेके जाता है। जैसे मनस, मनस में अस निकल गया, अस लुप्त हो जाएगा। न जो हलन था वो न में क्या मिलेगा? ई। संधि क्या बनेगी? मनीषा। ये क्या बनेगी? पतद्धन अंजलि में क्या बनेगी? पतंजलि। कुलधन अटा में कुलाटा कभी नहीं बनाना है। क्या बनाना में? कुलटा। क्या बनाना में? कुलटा। इस प्रकार विद्यार्थियों इस चैप्टर सारणी को ढंग से कम आप ग्राहकों ने 5 बार देख लिया है, ढंग से देख लिया, समझ लिया है, तो निश्चित है कि स्वर संधि आपके दिमाग से कभी भी नहीं निकल सकती, किसी भी कंपटीशन में नहीं निकल सकती। आप किसी भी कंपटीशन क्लास में जाके बैठिए, शायद ऐसी सारणी
मेरे हिसाब से नहीं बताएंगे। मैंने पूरी जो सरसंधि थी, यहाँ पर पूरी चक्रव्यूह के अंदर हम घुसे हैं, 7 घेरों के अंदर हम लड़े हैं, और हमने आधा चक्रव्यूह नहीं सीखा है। हमने पूरा चक्रव्यूह आपको बता दिया किस प्रकार चक्रव्यूह में घुसना है और किस प्रकार उसको तोड़ करके बाहर आना है। अब आपको अभिमन्यु, हम आज तक जो भी उदाहरण हैं, हम विवेकानंद का उदाहरण देते आ चुके हैं, महात्मा गांधी जी का उदाहरण देते आए हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल का उदाहरण देते आए हैं। वो उदाहरण बहुत पुराने हो चुके। हमें कार्य ऐसा करना है, हमें नई खोजें इस प्रकार करना है कि लोग आने वाले टाइम में उदाहरण अपना दे। बार बार वही उदाहरण देंगे, भगवान श्री राम ने ऐसा किया था, महात्मा गांधी ने ऐसा किया था, भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऐसा किया था, विवेकानंद ने ऐसा किया था। विवेकानंद खुद को बनना है, विवेकानंद खुद को बनना है। जब विवेकानंद बन सकता है तो एक आम आदमी विवेकानंद क्यों नहीं बन सकता है? एक आदमी विवेकानंद क्यों नहीं बन सकता है? क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य ईश्वर की संतान है, मनुष्य ईश्वर की संतान है। तो जो गुण ईश्वर में हैं वो मनुष्य में हैं। इसलिए अपने गुणों को पहचानिए और अपने गुणों की जो प्रतिभा है इसको बाहर लाना है। जो हिचकिचाहट है, जो डर है मन का, उसको दूर निकालना है। डर किसी बात का नहीं होना चाहिए यदि आप सच्चे हो तो। सच्चे नहीं हो तो फिर तो आपको डर अंदर अंदर ही खाएगा। डर चीज ऐसी है। तो कुल मिलाकर के हमने चक्रव्यूह में घुसे हैं। हमने अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह की रचना आदि नहीं सीखी है। हम चक्रव्यूह में घुसे हैं, चक्रव्यूह में 7 संधियों से लड़े हैं, उनको पछाड़ा है और उनको हरा करके हम चक्रव्यूह से बाहर निकले हैं। आराम से आप भी निकलिए बच्चों। धन्यवाद। नमः संस्कृताय। जय हिंद।